Assalamu alaikum. To continue our lecture series on the numerical analysis, in this lecture discuss a Gauss-Jacobi method to solve a system of linear equation. सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में हम जब गॉस जैकोबी मेथड डिस्कस करते हैं तो पहले हमें जो हमारे पास मैट्रिक्स होता है, ठीक है, इसमें हमें कुछ रूल्स को देखना होता है, ठीक है, यानी कुछ कंडीशंस हमारे पास होती हैं, उसको देखना होता है। कंडीशन हमारे पास क्या होती हैं? कंडीशन को समझने से पहले मैं आपको पहले बता देती हूँ कि हमारे पास यहाँ पे हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ है कि लीडिंग डायगोनल और सेकेंडरी डायगोनल क्या होता है। लीडिंग डायगोनल हमारे पास ये एंट्रीज होती हैं और जो सेकेंडरी डायगोनल्स होती हैं वो हमारे पास ये एंट्रीज होती हैं। अब इसमें हमारे पास जब गॉस जैकोबी मेथड डिस्कस करते हैं तो इसमें एक कंडीशन होती है, कहता है कि ए आई आई, ठीक है, यानी डायगोनल एलिमेंट्स जो हमारे पास होते हैं उनकी अगर हम एब्सोल्यूट वैल्यू लें वो हमेशा ग्रेटर होती है, इक्वल होती है, ठीक है, बाकी नॉन आई जे के लिए, मतलब आई इज नॉट इज इक्वल टू जे के लिए। अगर मैं इसको एक्सपेंड करूं तो मैं कहूंगी कि A11 की एब्सोल्यूट वैल्यू बड़ी होनी चाहिए A1+2, यानी फर्स्ट रो की सेकंड एंट्री प्लस फर्स्ट रो की थर्ड एंट्री को अगर हम ऐड करें उनसे बड़ी होनी चाहिए। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे सेकंड देखें, लीडिंग डायगोनल में हमारे पास जो सेकंड है A22, ये बड़ा होना चाहिए इसको और इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू को ऐड करके। ये कंडीशन होल्ड करनी चाहिए। अगर ये कंडीशन होल्ड नहीं करती तो हम लोग क्या करते होते हैं, पहले उसको इस कंडीशन में बनाते हैं, मैट्रिक्स को इंटरचेंज कर लेते हैं, ठीक है, यानी फर्स्ट रो को सेकंड रो में, सेकंड रो को फर्स्ट रो में ले आते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे एक एग्जांपल भी आपको दूंगी। ये देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, 4 1 1 1 है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे जो 4 है, 4 हमारे पास बड़ा है। अगर हम इन दोनों को ऐड कर लें, पहली बात है ये जो मैट्रिक्स गिवन है ये पहले ही पॉजिटिव एंट्रीज है, ठीक है ना, पॉजिटिव कोफिशिएंट्स हैं, तो इसमें एब्सोल्यूट वैल्यू लेने की जरूरत नहीं है। अगर नेगेटिव कोफिशिएंट्स होते हैं तो हम लोग क्या लेते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी होती है हमें। एब्सोल्यूट वैल्यू के बगैर अदरवाइज हमारी ये कंडीशन होल्ड नहीं करती, हमने देखना पड़ता है हमें। अब यहाँ पे देखें कि 9 बड़ा होगा इन दोनों के सम से, इसी तरीके से इसके लिए भी होल्ड करेगी, यानी 6 हमारे पास बड़ा होगा इन दोनों के अगर हम ऐड कर दें उससे। यानी अगर सिंपल वर्डिंग में कहूँ कि अगर हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या होना चाहिए, डायगोनली डोमिनेट मैट्रिक्स होना चाहिए। यहाँ पे मैंने जो अगर एग्जांपल दूं कि अगर ये मैट्रिक्स है, इसमें अगर ये वाली जो सेकंड रो है ये यहाँ पे होती, जो फर्स्ट रो है वो यहाँ पे होती, तो ये कंडीशन होल्ड नहीं करनी थी। अगर हम इन दोनों यानी ये वाली मतलब रो को हम ये वाली इक्वेशन को उठा के ऊपर ले जाती और ये वाली इक्वेशन को उठा के इधर नीचे ले आते, तो आप देखिए ये डायगोनल के, ये तो मैंने हमारे पास अरेंज फॉर्म में है क्योंकि ये डायगोनल डोमिनेट मैट्रिक्स है कि उसमें A11 की एंट्री इन दोनों की एंट्री से बड़ी है। इसी तरह A22 की एंट्री हमारे पास इन दोनों के कोफिशिएंट से बड़ी है। इसी तरीके से आप यहाँ पे देखेंगे Z के साथ जो कोफिशिएंट है, Z के साथ जो कोफिशिएंट है वो बड़ा है, X और Y के दोनों कोफिशिएंट को अगर हम सम ले लें तो उससे बड़ा है। अगर यही मैट्रिक्स हमारे पास इस फॉर्म में होता तो क्या करते, हमने क्या करना होता है कि हमने इसको क्या बनाना था, डायगोनल डोमिनेट मैट्रिक्स बनाना होता है। इन तीनों में देखें, ये वाली कंडीशन यहाँ पे देखें, ये जो A11 है ये बड़ा होगा, ठीक है, या फिर इक्वल होगा कैसे, अगर इन दोनों के कोफिशिएंट की अगर हम एब्सोल्यूट वैल्यू ले लें, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव मैट्रिक्स है तो हम क्या ले लेंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू ले लेंगे, ठीक है। ये कंडीशन होल्ड करेगी क्योंकि फर्स्ट के लिए ये कंडीशन होल्ड नहीं कर रही। क्यों? क्योंकि आप यहाँ से देख सकते हैं कि A11 जो है वो बड़ा नहीं है, ठीक है, किससे, अगर हम एब्सोल्यूट वैल्यू लें A12 की प्लस A13 की, ये कंडीशन होल्ड नहीं करेगी। तो इस तरह आपने क्या करना है कि जो थर्ड हमारे पास इक्वेशन है इसको फर्स्ट वाली इक्वेशन के प्लेस पे ले जाना है और जो फर्स्ट इक्वेशन है उसको थर्ड वाली की प्लेस में ले जाना है। तो अगर हम ये कंडीशन होल्ड करेंगे तो हमारे पास जो न्यू मैट्रिक्स की फॉर्म आएगी वो हमारे पास क्या होगी, गॉस जैकोबी मेथड में हमारे पास ये मैट्रिक्स बन जाएगा, क्योंकि ये हमारे पास मैट्रिक्स कौन सा है, डायगोनली डोमिनेट मैट्रिक्स है। मुझे लगता है आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी कि हमने इस गॉस जैकोबी मेथड को अप्लाई करने से पहले देखना है कि हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो डायगोनली डोमिनेट मैट्रिक्स है या नहीं है। अगर नहीं है तो फिर आपने क्या करना है कि हमने इन इक्वेशंस की इंटरचेंज कर लेना है, ठीक है, और उसको डायगोनल डोमिनेट बना लेना है। अब हम इस पे प्रोसीजर करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने मेथड। हमने पहले क्या करना है कि इन इक्वेशन को क्या करना है, ठीक है, इनको वंस अगेन लिख लेना है। किस तरीके से लिखना है, देखें यहाँ पे आपने यहाँ पे एक्स को हैज इट लिख देना है, ठीक है, आपने एक ब्रैकेट डालनी है, लिखना है 7.74। ये y इधर आएगा तो हमारे पास क्या हो रहेगा, नेगेटिव हो रहेगा, और ये z -2z है, इधर आके क्या हो रहेगा, +2z।
x के साथ कितना 10 है, तो 10 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। हमने इनको रीअरेंज कर लेना, ठीक है ना, यानी राइट कर लेना इस फॉर्म में, रीराइट द इक्वेशन कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट देखिए हमारे पास y किस फॉर्म में आ रहेगा, हमारे पास आ रहेगा y के साथ कितना है 12 है, तो 1/12 आ रहेगा। 39.66 माइनस, यहाँ पे देखिए माइनस एक्स, क्योंकि एक्स यहाँ पे प्लस में, इधर आके माइनस में हो जाएगा, और इधर 3z प्लस में, तो इधर हमारे पास क्या आ रहेगा, -3z आ जाएगा। लास्ट में हमारे पास z आ रहेगा, z में देखिए हमारे पास क्या 15 है, तो इधर क्या आ जाएगा 1/15 आ जाएगा। 54.8 -3x -4y। हमने इन इक्वेशन को क्या करना होता है, इस तरीके से रीराइट कर लेना होता है। नेक्स्ट टाइम में आपने क्या करना होता है, इन इक्वेशन को इसकी जनरल फॉर्म में लिखना होता है। जनरल फॉर्म में किस तरीके से हम लिखते हैं, मैं इसको लिख देती हूँ। देखें आपने यहाँ पे क्या करना होता है, मैं इन इक्वेशंस को इनको ही जनरल फॉर्म में लिख देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखें कि यहाँ पे मैक्स n+1 आपने लिखना है, यहाँ पे इसी को n+1 इज इक्वल टू 1/10 7.74 -yn। यहाँ पे n+1 लिखा है, तो यहाँ पे आपने क्या लिखना है, n लिखना है, प्लस 2zn। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए हम क्या लिखेंगे, y n+1 इज इक्वल टू 1/12 39.66 -xn। यहाँ पे n+1 आपने लिखते जाना, और इधर वाली जो हमारे पास वेरिएबल्स हैं इनमें xn n ऐड करना है, ठीक है। ये नीचे हमने n लिखते जाना है, -3zn। नेक्स्ट देखिए हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, z n+1 इज इक्वल टू 1/15 54.8 -3xn -4yn। ये इक्वेशन में हमने क्या कर लिया, जनरल फॉर्म में लिख लिया। आप यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में भी कर सकते हैं, ठीक है। मैंने आपको समझाने के लिए इसके सामने इसलिए लिख दिया। अब हमने क्या करना है, हमने अट्रेशन स्टार्ट करनी है। हमारे पास जो हम यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन। फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन करते हुए आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पे फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन के लिए आपने यहाँ पे n को वैल्यू देनी है 0, ठीक है। अगर आप n को वैल्यू 0 देंगे तो यहाँ से आपको देखने से पता चल रहा है कि हमारे पास क्या आ जाएगा, x0 y0 एंड z0। आपने इनिशियल वैल्यू देनी है, क्या हमारे पास आएंगी 0 0 0, यानी हमने ये खुद वैल्यू देनी होती है। अगर आपको गिवन है तो आपने वो लेके चलनी होती है, यानी x0 y0 और z0 की वैल्यू अगर आपके क्वेश्चन में गिवन है तो फिर आपने वो लेके चलनी होती है। अगर नहीं गिवन है, हम इनिशियल वैल्यू यानी x0 y0 z0 को खुद देते होते हैं, जो हमारे पास क्या होती है 0 0 होती है, ठीक है। अगर आपको टीचर आपको दे दे तो आपने फिर वो लेके चलना होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखें, हमारे पास यहाँ पे अगर n को 0 वैल्यू दें तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो क्या आएगी। अगर मैं यहाँ पे n को 0 वैल्यू दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखें 1 आ जाएगा, x क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, 1/10 यहाँ पे 7.74 -y0 प्लस 2z0 आ जाएगा। नेक्स्ट देखें यहाँ पे y1 आ जाएगा, n की जगह 0 वैल्यू रखें तो y1 आ जाएगा, 1/12 आ जाएगा, 39.66 -x0 -3z0 आ जाएगा। लास्ट में देखें हमारे पास z1 आ जाएगा, n की जगह 0 वैल्यू रखेंगे, यहाँ पे 1/15 54.8 -3x0 -4y0। अब यहाँ पे x0 y0 और z0 की वैल्यू तो आपको पता है ये 0 0 है, तो ये खुद ब खुद ही ये इतना जो पार्ट आएगा वो क्या हो जाएगा 0 0 हो जाएगा। बाकी आप कैलकुलेटर से वैल्यू 54.8 बचेगा। क्योंकि यहाँ पे x0 और y0 की वैल्यू क्या है 0 0। इसको हम क्या करते हैं, अपने कैलकुलेटर में लिख लेते हैं। कैलकुलेटर में लिखने से पहले आपने क्या करना है, अपने कैलकुलेटर को फिक्स कर लेना है। यहाँ पे आपने शिफ्ट मोड प्रेस करना है,
यहाँ पे आपको फिक्स यानी फिक्स नजर आ रहा होगा, तो आपने यहाँ पे 6 को प्रेस कर देना है। अब 0 से 9 तक आप जितने डेसिमल तक फिक्स करना चाहते हैं आप फिक्स कर ले। तो मैं चाहती हूँ कि ये मेरे पास ही है, तो मैं 3 फिक्स कर लेती हूँ, यानी पॉइंट के बाद 3 डिजिट मेरे पास आंसर आएगा और यहीं तक रूट रिपीट करना चाहिए। अब मैं क्या करती हूँ, देखें ये फिक्स हो चुका है कैलकुलेटर। अब ये कैलकुलेटर में रखें, हमारे पास आ रहेगा 7.74 डिवाइड 10। हमारे पास कितना आ गया, यहाँ पे देखें 0.774। नेक्स्ट देखें 39.66। नीचे हमारे पास आ रहेगा 12। 3.305। नेक्स्ट देखिए हमारे पास 54.8। नीचे हमारे पास आ रहेगा 15, तो मेरे पास आया 3.653। यहां से देखें आपके पास x1, y1 और z1 की वैल्यू आ चुकी है। अब हमने क्या करना है, सिंपल सेकंड अप्रोक्सीमेशन करनी है। सेकंड अप्रोक्सीमेशन के लिए आपको समझ आ चुकी होगी। सेकंड अप्रोक्सीमेशन के लिए हम n को वैल्यू देंगे 1, ठीक है। n को 1 वैल्यू देंगे, y1 z1, ठीक है, y1 x1 z1 y1 की वैल्यू आपके पास आ चुकी है, वैल्यू आती है। अभी हमने ऊपर फाइंड की है। आप यहीं से डायरेक्ट कैलकुलेटर में यहाँ पे बजाय एक दफा वैल्यू लिखेंगे, y1 और z1 की वैल्यू लिखें, डायरेक्ट कैलकुलेटर में लिख लें। देखिए जैसे कि पहले मेरे पास है 1/10 7.74 माइनस y1 की वैल्यू अभी आपने फाइंड की, जो हमारे पास कितनी 3.305 है। उसके बाद है हमारे पास +2, ठीक है, +2, यहाँ पे +2 z1 की वैल्यू अभी हमने फाइंड की, जो हमारे पास कितनी है 3.653। हमारे पास आंसर आ चुके हैं 4। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में देखिए हम हमारे पास y2 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमारे पास क्या आ रहेगा 1/12 39 पॉइंट, यहां पे रख लेते कैलकुलेटर, ठीक है, 39.66 माइनस x1 की वैल्यू हमने अभी फाइंड की, जो हमारे पास कितनी है 0.774 0.774, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है -3 z1 की वैल्यू हमारे पास है 3.653। हमारे पास जो वैल्यू आई है वो हमारे पास आई है 2.327। लास्ट में हमारे पास आ रहेगा, यहाँ पे देखिए हमारे पास कितना है 1/15 1/15 54.8 -3 x1 की वैल्यू हमारे पास है 0.774, अभी हमने फाइंड की है -4 y1 की वैल्यू हमारे पास है 3.305। तो हमारे पास जो Z2 की जो वैल्यू आई है वो हमारे पास आई है 2.617। यहां से हमारे पास क्या आ गई, x2 की वैल्यू भी आ गई है, y2 की भी वैल्यू आ गई और Z2 की भी वैल्यू आ गई। मुझे लगता है आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ चुकी होगी। नेक्स्ट मैं अप्रोक्सीमेशन कर देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे आगे देखें हम n को वैल्यू 2 देंगे तो यहाँ पे x3 y3 और z3 की वैल्यू आती जाएगी। इस तरह अप्रोक्सीमेशन करते जाएंगे, तब तक करते जाएंगे जब तक हमारे पास रूट रिपीट ना कर जाए। तो मैं सेकंड थर्ड अप्रोक्सीमेशन कर देती हूँ ताकि डायरेक्ट हम लेक्चर बहुत ज्यादा लेंथी हो रहा है।
थर्ड अप्रोक्सीमेशन के लिए हम क्या करते हैं कि n इज इक्वल टू 2 सब्स्टिट्यूट करते हैं। n इज इक्वल टू 2 के लिए हमारे पास ये इक्वेशन बनती है, इसकी जनरल फॉर्म ये बनती है। तो यहाँ पे देखें कि हमने क्या किया, x2 की वैल्यू भी हमारे पास हमने प्रीवियस फाइंड की थी, y2 की भी फाइंड की थी, z2 की भी फाइंड की थी। अब यहाँ पे x2, y2, z2 की वैल्यू रखी कैलकुलेटर में, तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई, y3 की वैल्यू हमारे पास ये आ गई, z3 की हमारे पास वैल्यू ये आ गई। फोर्थ अप्रोक्सीमेशन की बात करें तो यहाँ पे हमने क्या किया, n इज इक्वल टू 3 रखा, 3 रखा तो हमारे पास यहाँ पे y3 और यहाँ पे z3 आ गया। इसी तरीके से यहाँ पे x3 और यहाँ पे z3 आ गया, और यहाँ पे x3 और यहाँ पे y3 आ गया। कैलकुलेटर पे यहाँ पे y3 z3 की वैल्यू रखी, जो भी हमने यहाँ पे फाइंड की है हमारे पास ये है। तो हमारे पास यहाँ पे x4 की वैल्यू ये आ गई, y4 की ये आ गई और z4 की ये आ गई। अगर हम यहाँ बात करें फिक्स अप्रोक्सीमेशन, सिमिलरली मैंने देखा कि रूट यहाँ पे रिपीट नहीं किए, लेकिन किए हैं पॉइंट के बाद सिर्फ 1 डेसिमल प्लेस तक, ठीक है, यानी 1 डिजिट तक ये रूट रिपीट करें पॉइंट के बाद। लेकिन हमने बात की थी कि हम चाहते हैं कि पॉइंट के बाद 3 डिजिट रूट रिपीट करें। इसके लिए मैंने क्या किया, सिक्स्थ अप्रोक्सीमेशन की। तो मैंने यहाँ पे देखा कि 2 डिजिट तक, डेसिमल के बाद 2 पॉइंट तक मेरे पर डिजिट रिपीट कर गए। लेकिन हमने 3 डिजिट की बात की थी, तो हम लोग यहाँ से क्लियरली शो हो रहा है कि अगर यहाँ पे 1 डिजिट कर रहे हैं, यहाँ पे 2 डिजिट कर रहे हैं, तो नेक्स्ट हम जब जैसे 7th अप्रोक्सीमेशन करेंगे, देखिए तो हमारे पास ये डिजिट टोटली रिपीट कर चुके हैं, यानी पॉइंट के बाद 3 डिजिट रूट रिपीट कर चुके हैं। ये हमारे पास यानी एग्जैक्ट रूट हमारे पास ये आ गए, यानी अप्रोक्सीमेटली इसको हम अप्रोक्सीमेटली रूट कहते हैं, ठीक है। तो यही हमारे पास x7 पे हमारे पास ये अप्रोक्सीमेशन आ गई है। तो यही हमारे पास गॉस-जैकोबी मेथड था। गॉस-जैकोबी मेथड करते हुए आपने ये बात याद रखनी है कि आपके पास डायगोनली डोमिनेंट मैट्रिक्स हो, यानी डायगोनल जो कोफिशिएंट्स है वो बड़े होने चाहिए बाकी उस रो के बाकी जो कोफिशिएंट है उससे। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बाय यूजिंग अ कैलकुलेटर गॉस-जैकोबी मेथड एक्सप्लेन करूंगी। गॉस-जैकोबी मेथड अगर हम कैलकुलेटर से करते हैं तो बहुत ईजिली जस्ट 3 से 4 मिनट में हमारे पास सिर्फ कैलकुलेशन आ जाती है, मतलब उस पर बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम वो एक्सप्लेन करेंगे। अगर आपको ये लेक्चर समझ आई है, तो अगर आप लोगों को फिर भी कोई डाउट हो, यानी किसी पॉइंट पे आपको नहीं समझ आई, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।